गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे, आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है कि ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। बेटा, हमने पढ़ा था ना कि ऑर्गेनाइजिंग जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या है, सब इम्प्लॉयज़ को पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, कौन जो है किसका बॉस है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा अपने काम के लिए। ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट बेनिफिट क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन। बेटा, हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जब काम को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया जाता है, काम को सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दिया जाता है, इससे जो वर्कलोड होता है ना एम्प्लॉयज़ का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसने डेली रूटीन के अंदर क्या काम करना है। जब एक वर्कर डेली रूटीन के अंदर सेम टाइप का वर्क जो है वो डेली परफॉर्म करते हैं, तो उनकी उस काम के अंदर क्या हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है। उनकी जो मतलब एफिशिएंसी है उस वर्क में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। सो जब आप रेपिटेटिव जॉब अगेन एंड अगेन करते हो ना, तो आपको उस काम के अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है और आप उस काम के अंदर स्पेशलाइज हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का। ठीक है ना। अब अगर एक पर्सन डेली रूटीन में एक ही काम कर रहा है, तो जो काम पहले आप हाफ एन आवर में करते थे, वो आपका 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो है कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी उस काम के अंदर एफिशिएंसी आ चुकी है। कल को अगर किसी और पर्सन को बोल दिया जाएगा ना ये वाला काम करने में, तो उसे 40 to 45 मिनट्स जो है उस काम के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में कैसे क्लैरिटी आती है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर ना ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि कौन पर्सन जो है किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, इन सब के बारे में सबको पता होता है एम्प्लॉयज़ को, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे मतलब इन्फॉर्मेशन पास आउट होगी, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगी, यह सब चीज़ें जो है पहले से फिक्स करी होती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। सबको उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी होती है कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसको किससे ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे। हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसने अपना काम करके किसको जो है वो रिपोर्ट करना है। ठीक है, सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू हिम, कि कौन किसको जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, एक ऑर्डर बना रहता है जिसके अंदर आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, जो कि एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, ऑप्टिमली यूटिलाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा, जिस बंदे को, जो पर्सन जिस काम के अंदर एक्सपर्ट होता है, ठीक है, उसे पता होता है कि उन्हें उस रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है, अगर जो पर्सन जिस काम के अंदर स्पेशलाइज है उसे पता होता है कि उसने कौन सा काम करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो रिसोर्सेज जो आपके ऑप्टिमली यूज़ होते हैं। रिसोर्सेज की किसी भी तरह से कोई भी वेस्टेज नहीं होती। हर एक एम्प्लॉय को काम डिवाइड किया हुआ है, सबको पता है कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा काम करना है। इससे काम की ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और साथ ही साथ काम जो है कोई भी वर्क इग्नोर नहीं होगा, काम प्रॉपरली आपका चलता रहेगा, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी और ना ही रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। सो रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो रिसोर्सेज जो, अब जो पर्सन डेली रूटीन के अंदर काम करता है उसको पता है कि ये काम करने पे अगर मैं इतनी इनपुट डालता हूँ तो मेरी इतनी आउटपुट निकलती है, बीच में अगर किसी तरह का वेस्ट निकलता है या कुछ स्क्रैप होती है तो उससे मैं किस तरह से एक नया प्रोडक्ट जनरेट जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया जाता, रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज क्या कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक बिजनेस एंटरप्राइज को अलाउ करती है कि वो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना उसको क्या करे, अडेप्ट करे। ठीक है ना, कि जो भी एक आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा वो डायनेमिक है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस एक बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करती है, अलाउ करती है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या लेके आए, चेंजेस लेके आए। ठीक है, सो
ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से मॉडिफाई करा जाता है, उसके अंदर इस तरह से रिवीजन करी जाती है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे इसको भी क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है ना वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है, तो आपको अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है एग्जिस्ट करना है, आपको वहाँ पे जो है स्टे करना है, तो आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या है, चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन देती है कि आपकी जॉब्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। इससे एक तो एम्प्लॉयज़ की कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि उन्होंने क्या काम करना है। काम जो है हर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि किसने क्या काम करना है, एक तो सबको पता लग जाएगा, सबको काम मिल जाएगा, वर्कलोड कम होएगा और साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई भी डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होगी। क्लैरिटी होगी वर्किंग रिलेशनशिप में कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। सो मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयरबाय बिकम्स इजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या आ जाती है, इफेक्टिवनेस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, कि वर्कर्स की कैसे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स। कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग जो है इससे क्या होता है, स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स। मैनेजर्स के अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज करती है। वो क्या करते हैं, अपना वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए मैनेजर्स कुछ वर्क जो है वो डेलीगेट कर देते हैं। मीन्स जो रूटीन नेचर की जॉब्स होती हैं ना वो आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दी जाती हैं। इससे क्या होगा, एक तो उनका वर्क जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और मैनेजर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो काम जो है मतलब कुछ रिसर्च करना है, कुछ इस तरह का वर्क है, कोई इनोवेशन करनी है, वो काम मैनेजर्स खुद कर लेते हैं। इससे एक तो जो वर्कर्स हैं उनको भी रूटीन नेचर का काम किस तरह से हैंडल करना है वो पता चल जाएगा, और मैनेजर भी नए नए इनोवेशंस करेंगे, नई नई चीज़ें जो हैं वो लेके आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, डेवलपमेंट होगी किसकी, पर्सोनल की, ठीक है। लास्ट नंबर पे आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या है। कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करती है ग्रोथ के अंदर और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज की डाइवर्सिफिकेशन के अंदर बाय एनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। मतलब इसके अंदर क्या करा जाता है, बिजनेस को एक्सपेंड करा जाता है, उसको ग्रोथ करी जाती है। मीन्स इसके अंदर नई नई मार्केट्स लेके आई जाती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंटर करे जाते हैं, जो जियोग्राफिकल टेरिटरीज हैं और ऐड करी जाती हैं, ताकि आपके करंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जिससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, आपकी सेल इंक्रीज होगी और एज वेल एज आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। तो दिस लीड्स टू ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। मीन्स आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। सो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी हेल्प करती है, वो किसी भी तरह के मतलब कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म करने का काम करती है। सो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग की इम्पॉर्टेंस थी। कल बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।